हेलो एवरीवन। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस के लेक्चर को डील कर दिया था और आज हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जितने पाथवेज थे उसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ करके उसका क्या फेट है इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक भी बोलते हैं, सिट्रिक भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, जो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो चुका था। अब वो पायरुवेट आगे कौन कौन से रिएक्शंस करेगा उसको देखने के लिए हम लोग इस साइकिल की स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से, इस पूरे लेक्चर में आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है और मेरी बातों को बहुत अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक। तो पायरुवेट जो है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से एसिटल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। सबसे पहला पॉइंट, पायरुवेट जो है वह एसिटल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। सबसे पहली बात ये बात हुई है ना। और दूसरी बात यह हुई कि ये जो पायरुवेट था वह साइटोसॉल में बना था। अगर आपको ध्यान होगा ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है और साइटोप्लाज्म से पायरुवेट जो है, इस कारण से मैं बोला कि पायरुवेट जो है वो साइटोप्लाज्म में बना हुआ है। अब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के, ध्यान पे रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले रीजन में एंटर करेगा और एसिटल को एंजाइम ए में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल को एंजाइम ए में। दूसरी बात, अब ये को एंजाइम ए आता कहां से है, एक चीज आपको ध्यान पे समझ में रखना पड़ेगा। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के बारे में अगर मैं डिटेल करूं तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम तीन एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्स है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम 3 एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। जो पहला कॉम्प्लेक्स है वह पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। सेकेंड एंजाइम जो है वह डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। नेक्स्ट जो एंजाइम है डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेज। तो यह 3 एंजाइम मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जिनको हम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, जिसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज और डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जिसको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। पहली चीज, इस प्रोसेस को हम लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। ऐसा रिएक्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करे उस रिएक्शन को कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या बोला? ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो उस रिएक्शन को कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक। चलिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे पायरुवेट से एसिटल को एंजाइम ए बन रहा है तो यह प्रोसेस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है, ठीक। तो अब ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों हुआ। इस वजह से इस रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है।
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाइरुवेट से एसिटल कोएंजाइम ए बनने की प्रक्रिया में जो जिस टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक, अब देखिए ये दोनों ही प्रोसेस को करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स में जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो स्वयं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन पाइरुवेट का लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है। अब देखिए नेक्स्ट, डाइहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज का काम यह है कि वो एसिटिल ग्रुप को एंजाइम ए से ट्रांसफर कर देगा पाइरुवेट में इस रिएक्शन में। तो ट्रांसफर ऑफ एसिटिल ग्रुप को एंजाइम ए में, शायद मैंने उस समय बोल दिया, को एंजाइम ए में एसिटिल ग्रुप का रिएक्शन कैटालाइज करेगा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ठीक, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है, अब डाइहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज ने क्या किया? एसिटिल ग्रुप को एंजाइम ए में ट्रांसफर किया। याद रखे रहना, को एंजाइम ए में एसिटिल ग्रुप कौन ट्रांसफर कर रहा है? ट्रांस एसिटाइलेज। इसी कारण से उसका नाम ट्रांस एसिटाइलेज रख दिया गया है। अब नेक्स्ट जो है वो है डाइहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यह लाइपोइक एसिड या डाइहाइड्रोलाइपोमाइड को रीऑक्सीडाइज करने का काम यह करेगा। ठीक, तो क्योंकि रीजनरेट करना रहता है डाइहाइड्रोलाइपोमाइड को, इस वजह से इसका रीऑक्सीडेशन करने के लिए यह रेस्पॉन्सिबल रहेगा। अब देखिए कुछ कोफैक्टर्स इस कॉम्प्लेक्स को रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहला एंजाइम पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, लिखते जाइए, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज टीपीपी थायमिन पाइरोफॉस्फेट एज अ कोफैक्टर यूज करता है। मैंने कोफैक्टर्स वाले हिस्से में विटामिन में आप लोगों को बताया कि वह कोफैक्टर की तरह भी काम करते हैं। तो थायमिन पाइरोफॉस्फेट टीपीपी रेस्पॉन्सिबल कोफैक्टर है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का। सेकेंड कोफैक्टर जो कि डाइहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज का है वह लाइपोइक एसिड और कोएंजाइम ए होगा। अब आपको आइडिया हो गया कि यह कोएंजाइम ए आया कहां से, क्योंकि एज ए कोफैक्टर हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो इस एंजाइम का कोफैक्टर कोएंजाइम ए रहेगा और इसी कारण से इस कोएंजाइम ए में एसिटिल ग्रुप का ट्रांसफर ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम करेगा। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डाइहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का कोफैक्टर रहेगा NAD+ और FAD+। तो यह कोफैक्टर्स आप लोगों को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले का TPP पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डाइहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज का कोएंजाइम ए और लाइपोइक एसिड, और डाइहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेज का NAD+ और FAD+। यह आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। इनके फंक्शंस आपको बहुत ही ध्यान से याद रखने पड़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि एज ए कोफैक्टर यहाँ पे NAD+ यूज हो रहा है, तो हम लोगों को इस रिएक्शन में रिलीज होने का मिलेगा NADH+। ठीक है ना? तो NADH लिख सकते हैं इसको। तो पाइरुवेट और एसिटल को एंजाइम ए का जो कन्वर्जन है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, वह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स रीजन पे होगा। ठीक, चलिए अब देखिए
ये तो मैट्रिक्स रीजन में इसने कन्वर्जन कर लिया। अब एसिटल को एंजाइम ए एक पूरे साइकिल सीरीज ऑफ 8 रिएक्शन फॉलो करेगा और वह एक साइक्लिक प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। उस साइक्लिक प्रोसेस को सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है ये सिट्रिक एसिड साइकिल का प्रोसेस नहीं है। ठीक, तो एसिटल कोएंजाइम ए जो पाइरुवेट से बना हुआ है वह एसिटल कोएंजाइम ए सीरीज ऑफ साइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट करेगा और यह बनाएगा आपका इस साइकिल को, जिस साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल कह रहे हैं। पहली चीज, अब यह एसिटल कोएंजाइम ए फर्स्ट रिएक्शन इस साइकिल का स्टार्ट होने वाला है। एसिटल कोएंजाइम ए आप देख सकते हैं कि यह 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है और एसिटल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि अगेन 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, इस ऑक्सिलो एसिटिक एसिड या फिर ऑक्सिलो एसिटेट के साथ रिएक्शन करेगा, कंडेंसेशन करेगा। याद रख लेना, कंडेंसेशन करेगा और जो फर्स्ट प्रोडक्ट इस साइकिल का बनाएगा वो क्या बनेगा, वो सिट्रिक एसिड बनेगा या सिट्रेट बनेगा। इस कारण से इसका नाम रख दिया गया है साइट्रिक एसिड साइकिल। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहला सबस्ट्रेट इस रिएक्शन में जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। कंडेंसेशन की प्रक्रिया से यह कंडेंसेशन देखिए कि यह 4 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड के साथ कंडेंस होगा तो यह नंबर ऑफ कार्बन में इंक्रीमेंट होगा और वो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अब आप सिट्रिक एसिड को ध्यान से देखिए कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वह 3 है। इस कारण से सिट्रिक एसिड साइकिल को दूसरे नाम से भी जानते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों? क्योंकि सिट्रेट जो है वह 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट रहता है। इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इस कारण से इसका नाम क्या रख दिया गया, TCA या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब इस साइकिल को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था H.A. क्रेब्स के द्वारा। H.A. क्रेब्स के द्वारा, इस कारण से इस साइकिल को कहा जाता है क्रेब साइकिल। तो अगर आपके पास सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब साइकिल पूछा जाएगा, आपको यही रिस्पॉन्स देना है। क्रेब को इस साइकिल की डिस्कवरी के लिए 1953 में नोबेल प्राइज मिला हुआ था। इस कारण से यह एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई जो कि मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यह पूर्ण हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन कंडेंसेशन, और इस रिएक्शन को सिंथेसाइज करने के लिए या कैटलाइज करने के लिए सिट्रेट सिंथेज रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिख दिया, फर्स्ट रिएक्शन कंडेंसेशन का। एक्चुअली यह अगर आप केमिस्ट्री कभी पढ़े होंगे तो ये एक्चुअली एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है और इस कंडेंसेशन से हम लोगों को सिट्रिक एसिड देखने को मिल रहा है जो कि सिट्रेट सिंथेज द्वारा कैटलाइज हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन देखिए, सेकेंड रिएक्शन जो है वह सिट्रेट से आगे बनता है सिस एकोनिटेट, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये डिहाइड्रेशन का रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन मींस वाटर का निकलना। तो आप देख सकते हैं सिट्रेट में वाटर जो है वह एक हाइड्रोजन यहां से और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ बाई प्रोडक्ट वाटर निकलता है और डिहाइड्रेशन रिएक्शन को कंप्लीट करता है। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये वाटर निकलने की वजह से
इस सिट्रिक एसिड में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि वाटर एज ए डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया हुई। तो सेकंड स्टेप को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका 2A, जिसको मैंने डिहाइड्रेशन किया, और इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एकोनिटेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, 2A रिएक्शन के बाद अगेन फिर रिएक्शन हाइड्रेशन का होता है। आप ध्यान में रखिए कि हाइड्रेशन का जो रिएक्शन है वह सेकेंड स्टेप के अंदर ही आएगा, है ना, और यह भी एकोनिटेज एंजाइम की मदद से होगा। जैसे कि अगर मैं इस वाटर को H+ और OH- से तोड़ूं, ठीक है, तो यह जो रिएक्शन है मार्कोनिकॉफ रूल से इस एल्कीन में ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले कार्बन में आपको OH ग्रुप देखने को मिला और H ग्रुप का एडिशन इस कार्बन में हो गया। सेम मार्कोनिकॉफ रूल मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। आप थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, तो आप अभी फिलहाल मैं बताऊंगा तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो सिस एकोनिटेट के बाद हाइड्रेशन की प्रक्रिया से एकोनिटेज एंजाइम की प्रक्रिया से आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअली सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन रहा है डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन की मदद से। तो ये एक्चुअली में आइसोमराइजेशन का ही एग्जाम्पल है। तो आप बोल सकते हो कि सिट्रेट से आइसोसिट्रेट जो बन रहा है वह आइसोमराइजेशन का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं थर्ड स्टेप जो है वह भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का रहेगा, जो कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से होगा। आइसोसिट्रेट से आप देख सकते हैं ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप एज ए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और यह डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन की भी प्रक्रिया हो रही है, इस कारण से मैं इस रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोल सकता हूं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इस रिएक्शन को डील करने के लिए आप इस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब इसमें एज ए कोफैक्टर NAD+ यूज होता है और इसमें हम लोगों को जनरेशन देखने को मिलता है NADH का। ठीक है, अब आप देखिए जो OH ग्रुप हमने जिस कार्बन पे ऐड किया था उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन निकल जाएंगे और हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कार्बन कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब देखो कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, इस कारण से आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन गया। ठीक, तो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट का फॉर्मेशन हुआ और ये जो दो हाइड्रोजन है NAD+ के साथ रिएक्ट करके उसको वह रेड्यूस्ड स्टेट पे पहुंचा दिए। ठीक, इस कारण से अब आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट स्टेप अगर अपन देखें, फोर्थ स्टेप अगेन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन है और इससे भी CO2 और NAD+ जो है NADH का जनरेशन करेगा। ठीक, तो NADH का जनरेशन अल्फा कीटो ग्लूटरेट और सक्सिनिल कोएंजाइम A के रिएक्शन में भी होता है, जो कि हमारा फोर्थ स्टेप है। सेम वही अल्फा कीटो ग्लूटरेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और कोएंजाइम A का एडिशन हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिए, ये रिएक्शन सिमिलर होता है पहले वाले रिएक्शन में जो मैंने पाइरुवेट का एसिटल कोएंजाइम A में कन्वर्जन बताया है। और जो कोफैक्टर्स आपको इस रिएक्शन में यूज हो रहे थे वह सेम रिएक्शन इस फोर्थ स्टेप में भी होंगे।
तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, अब आप देखिए कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो कोएंजाइम ए का एडिशन हो गया, तो यह इस रिएक्शन को कंप्लीट किया। जिस एसिड का फॉर्मेशन किया वह सक्सिनिक एसिड है एक्चुअल में, लेकिन इसमें कोएंजाइम ऐड है, इस कारण से इसका नाम सक्सिनिल कोएंजाइम ए हुआ। अब आप देखिए इसमें एंजाइम कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे थर्ड और फोर्थ रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन तो लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डीहाइड्रोजिनेस लिखा है। अब देखो रेस्पेक्टिव रिएक्शन में रेस्पेक्टिव डीहाइड्रोजिनेस, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस रेस्पॉन्सिबल होगा इस रिएक्शन को करने के लिए। और अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनिल को एंजाइम ए के कन्वर्जन में रेस्पॉन्सिबल है, तो यह जो एंजाइम होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस रहेगा। तो फोर्थ रिएक्शन कंप्लीट। फिफ्थ रिएक्शन जो है वो सिंपल सा एक फॉस्फोराइलेशन का है, सिंपल सा एक फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है। और यह फॉस्फोराइलेशन से होता क्या है कि एडीपी जो है वह एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब ये फॉस्फोराइलेशन जो है, यह जो फॉस्फोराइलेशन है वो सबस्ट्रेट से ही डायरेक्ट मिल रहा है, इस कारण से यह फिफ्थ स्टेप अगेन जो है वह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। और जो इस रिएक्शन को कंप्लीट करेगा इंपॉर्टेंट एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेज। तो सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम जो है वह सक्सिनिल को एंजाइम ए को रिलीज करेगा, कन्वर्ट करेगा सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट में। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जीडीपी से जीटीपी कन्वर्जन, जीटीपी का भी प्रोडक्शन कर सकता है और एडीपी से एटीपी का भी प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक। तो सक्सिनेट हमारे पास बन गया। नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, आगे के स्टेप्स एकदम सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो डीहाइड्रोजिनेशन का है। अब डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। और यह जो प्रोसेस करेगा वो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम करेगा। तो आप देखिए सक्सिनेट जो है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आपके सामने ये दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, यह दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो सक्सिनिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब आप देखिए इस कार्बन में, इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यह इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड आ गया। अब जो डीहाइड्रोजिनेशन से जो रिएक्शन हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो रिसीव करेगा FAD, और FAD जो है वह रिड्यूस्ड फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहां से रिलीज हुआ ना, तो उसको रिसीव करने वाला FAD प्लस और है ना, और FADH2 में ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही सक्सिनेट से सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की मदद से यह फ्यूमरेट में कन्वर्जन हुआ, तो फ्यूमरेट जो है वह सेवंथ स्टेप हाइड्रेशन की मदद से, अब आप देखिए डबल बॉन्ड फिर यहां पे आ गया, है ना। और आपको ध्यान पे एक इंपॉर्टेंट चीज रखना पड़ेगा कि जहां पे एल्कीन आया है वहां पे हाइड्रेशन की प्रोसेस हो रही है, तो वो मार्कोनिकॉफ रूल ही एडिशन करवाएगा और फ्यूमरेट से मैलेट कन्वर्जन हो जाएगा। तो मैलेट कन्वर्जन जो है वह एक्चुअल में हाइड्रेशन का प्रोसेस है, और जो इस रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा है वो है फ्यूमरेट, लिख दिया यहां पे, वो है फ्यूमरेस, वो है फ्यूमरेस। तो फ्यूमरेस एंजाइम में फ्यूमरेट से मैलेट में कन्वर्जन हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस, डीहाइड्रोजिनेशन सिक्स्थ स्टेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस एंजाइम के लिए कॉम्पिटिटर, देखो इस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वो सक्सिनेट होगा, लेकिन इस एंजाइम का कॉम्पिटिटर मैलेट भी हो जाता है। तो सक्सिनेट और मैलेट
इस एंजाइम के लिए एफिनिटी रखते हैं। इस कारण से सक्सिनेट और मैलेट के बीच में कंपटीशन होता है इस एंजाइम के लिए। इस कारण से यह एग्जाम्पल कॉम्पिटेटिव इनिबिशन का भी एंजाइम इनिबिशन में होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को भी। तो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस आपको पूछा जा सकता है। ठीक, तो 7th स्टेप अगेन हाइड्रेशन का है, जो कि फ्यूमरेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखेंगे तो यह स्टेप डिहाइड्रोजिनेशन का होता है, और डिहाइड्रोजिनेशन जो है अगेन हाइड्रोजन रिमूवल होगा, और हाइड्रोजन रिमूवल होने के बाद आप देख सकते हैं ये जो रिएक्शन है, एट द रिएक्शन, ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेस की मदद से होता है, और मैलेट डिहाइड्रोजिनेस मैलेट से 2 हाइड्रोजन निकाले। देखिए इस कार्बन में हाइड्रोजन और इस कार्बन में हाइड्रोजन निकल गया, तो ये जो सेकंड कार्बन है अगेन कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फिर से ऑक्सिलो एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। तो 8th स्टेप जो है वह डिहाइड्रोजिनेशन का है, जो कि मैलेट डिहाइड्रोजिनेस के द्वारा होता है। और क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है तो NAD+ रिड्यूस हो जाएगा अगेन NADH में। एक सार इस पूरे साइकिल का मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोगों को कौन कौन से एनर्जी या रिड्यूस्ड प्रोडक्ट इस साइकिल से प्राप्त हुए। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं क्रब्स साइकिल की बात करूं, हमारे पास NADH जो एनर्जी है वह कितने मिले, तो आप देख सकते हैं 3rd स्टेप में 1, 4th स्टेप में 2 और 8th स्टेप में 3। तो 3 NADH क्रब साइकिल से हम लोगों को प्राप्त होते हैं। ये साइकिल इसलिए हुआ है ताकि हम लोगों को यह रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिल सके। तो 3 NADH हम लोगों को यहां से मिलेंगे, और FADH2 एक FADH2 हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक, और एक GTP या फिर ATP का फॉर्मेशन होगा। तो पूरे क्रब साइकिल में हम लोग को एनर्जी कैलकुलेशन किया जाएगा, तो हमारे पास 3 NADH, एक GTP, ध्यान से सुनना, 3 NADH, एक ATP और एक GTP का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप कमेंट बॉक्स में एक काम करेंगे, मेरे को टोटल एनर्जी यील्ड इस क्रब साइकिल में लिख करके बताएंगे, और एक NADH की वैल्यू 2.5 ATP रखेंगे, और FADH2 के लिए आप 1.5 ATP रखेंगे एक FADH2 के लिए, और NADH के लिए आप 2.5 ATP रखेंगे, और GTP के लिए 1 ATP रखेंगे। एनर्जी कैलकुलेट करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरा जो साइकिल है, यह क्रैब साइकिल का हुआ कंप्लीट, और आगे हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जाएंगे। अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा, है ना, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरे से जरूर पूछें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।